આપણું શહેર ધબકતું સુરત, વિકાસશીલ શહેર, ઉદ્યોગ અને વિકાસની નગરી, ક્યારેક ચડતી ક્યારેક પડતી છે સંઘર્ષની ગાથા। उत्सवों छे मौज, दिवसभरनी घटनाओना समाचार जुओ प्राइम टाइम न्यूज में रात्रे 9 कलाके। मार्केटनी जो बात करिए तो ते गुजरातनी आर्थिक राजधानी कहेवाय छे सूरतनो टेक्सटाइल उद्योग। અને એટલા માટે જ સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ફક્ત સુરત નહીં, ગુજરાત નહીં, પરંતુ વિશ્વમાં નંબર 1 છે। એટલા માટે કે સુરત શહેરના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે લાખો લોકો જોડાઈને પોતાની રોજીરોટી મેળવી રહ્યા છે। પરંતુ હાલ આ સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે અને તેનું કારણ છે જીએસટી। કેન્દ્ર સરકારના માધ્યમથી જીએસટીના માધ્યમથી વેપારીઓને બાનમાં લેતા વેપારીઓને શું કરવું જીએસટીને લઈને તે માયાજાળમાં ફસાયા છે અને આ માટે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। અને હાલ આપણે ઉભેલા છે સુરત શહેરની ટેક્સટાઇલ માર્કેટના અશોકા ટાવર પર અને ત્યાં આપણી સાથે હાજર છે જીએસટી સંઘર્ષ સમિતિના સંયોજક તારાસંગ કાછડ। તો એમની સાથે આપણે વાત કરીએ કે જીએસટીને લઈને વ્યાપારીઓમાં આટલો બધો વિરોધ કેમ ચાલી રહ્યો છે। मैडम, ये सरकार का जो नियम आया है जीएसटी का, व्यापारी जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है। जीएसटी के ऊपर जो 5% लेने का तरीका जो सरकार का है वो बहुत कठिन है, बहुत टिपिकल है। पेपर वर्क इतने हैं, एक आदमी को, एक दुकानदार को महीने के अंदर 27 रिटर्न भरने हैं, टर्नओवर के ऊपर टैक्स देना, उन्हें अकाउंट मेंटेन करना। हमारा कपड़ा 10 जगह जाता है, ड्राइंग होने के बाद में एम्ब्रॉयडरी में जाता है, कसीदे में जाता है, ये जरी वाले लेके जाते हैं, लेस वाले लेके जाते हैं। हम किन किन को बिल बना के देंगे, फिर वापस लेके आते हैं, फिर किसका जमा करेंगे, कितनी बार हम टैक्स भरेंगे। एक बिल बनते ही 5% टैक्स लग जाएगा, फिर वापस आएगा तो हम किसका क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट आएगा गवर्नमेंट का 180 दिन में, तो ऐसा तो पैसा कितना लगाएगा हर एक आदमी। फिर सवाल इसका भी नहीं है, दोनों का अकाउंट, आप बायर हैं, मैं सेलर हूँ, हम दोनों का अकाउंट मिलेगा। आपने वहाँ टैक्स नहीं भरा, जब तक आप नहीं भरेंगे तो मेरा अकाउंट क्लियर नहीं होगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा सिस्टम डाल दिया वो अकाउंट क्लियर नहीं होगा, लाल बत्ती चलेगी। तो ये सारा पेचीदा जो कानून है लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर हम लोगों ने एक्सपर्ट को बुलाया, दिल्ली के बुलाए, बम्बई के बुलाए, सूरत के बुलाए, सेमिनार किए। पिछले 1 महीने से बहुत सेमिनार हो रहे हैं, लोगों को समझाया, लोगों के बात गले नहीं उतर रही है कि ये कानून बिल्कुल गलत है। सरकार को टैक्स लेना हमारी ना नहीं है। आप यहाँ पे ले जाइए ना, वहाँ जो अभी आप 12.5% ले रहे हैं, वहाँ 5% बढ़ा दो, 17.5% वहाँ ले लो। सरकार को वहाँ नहीं लेना है तो हमारे को टर्नओवर का टारगेट दे दो, टर्नओवर के ऊपर टारगेट दे दो। जैसे 1 करोड़ का किसी का सेल है, आप बोलो 1 अप्रैल को हम इतना पैसा भरा देंगे। किसी का 2 करोड़ का सेल है, ऐसा भरा देंगे। कोई गुनाह करता है, गलती करता है, उसके ऊपर 20% पेनल्टी लगाओ। आपके पास सब साधन है, लेकिन अधिकारियों का त्रास और ये पेपर वर्क का त्रास ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। फिर कपड़ा हमारा जाता है, कब पैसा आता है ये भी हमको पता नहीं, कई बार माल वापस रिटर्न आ जाता है, तो हम किसका डेबिट करेंगे, किसका क्रेडिट करेंगे, ये सब तकलीफ का काम है। तो सरकार से हमने गुहार की है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें और इसको नेस्त नाबूद करें, पहले जैसा थे वैसा कर दें, या 2 साल का हमको ट्रायल दें, हम लोग पक्के हो जाएं, समझ लें, उसके बाद में लगा दें। તો હવે આપણે જાણીએ દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે જોડાયેલા છે ફોસ્ટાના મહામંત્રી ચંપાલાલ બોથરા। જે ચંપાલાલ, એ જણાવજો કે જે વેપારીઓનો વિરોધ છે જીએસટીને લઈને, તો હાલ કઈ રીતની તૈયારી અને કઈ રીતની રણનીતિ નક્કી કરાઈ છે? देखिए, सरकार से टोटल सूरत कपड़ा बाज़ार के जो व्यापारी थे उन्होंने सूरत के सिंथेटिक व्यापार में पिछले 3 साल से इस तरीके से व्यापार जो घटता जा रहा था, 4 करोड़ मीटर प्रोडक्शन में भी हमारे 25-30% की गिरावट आ गई थी। और हम सरकार से रजूआत करके बार बार ये कह रहे थे कि हमारा एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़े या हमारी घरेलू मांग कैसे बढ़े, वैसी नीतियाँ आप ले आइए। नहीं तो ये सूरत का सरप्लस जो कपड़ा उद्योग है वो धीरे धीरे हमारे व्यापार को ख़त्म कर देगा और हमारा रोज़गार ख़त्म होगा। सरकार हमेशा, चाहे यहाँ कपड़ा मंत्री आई हो, चाहे कपड़ा मंत्री के कमिश्नर आए हो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर को भी हमने लिखे हैं, चाहे प्रधानमंत्री को भी लिखा है, तो बार बार हमने ये उम्मीद रखी थी उनसे कि जब भी जीएसटी आएगा तो जीएसटी को
व्यापारी वर्ग आवकारेगा। परंतु उसमें जो सरलीकरण की बात रह करके सरकार हमेशा बात करती थी, तो हमें उम्मीद थी कि शायद कपड़ा उद्योग की हालत को देखते हुए और एक्सपोर्ट चाइना के सामने हमारा जीरो है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे में बढ़ोतरी करने के लिए सिंथेटिक में निश्चित रूप से ये सरलीकरण करके और हमें प्रोत्साहित करेंगे। परंतु सरकार का जिस तरीके का जीएसटी का कर ढांचा आया, उसमें कॉटन पे 5% टैक्स और सिंथेटिक पे आज भी 18% टैक्स, यानी ये जो एक बराबर लेवल ला करके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की जो नीति की बातें सरकार करती थी, उसमें निश्चित रूप से वो जो बातें करती थी उससे खरी नहीं उतरी। उसके सामने हमारे 12.5% टैक्स जो एक्साइज के रूप में लिया जाता था, उसके सामने सरकार ने 18% टैक्स डाला। तो भी हमें वन टाइम टैक्स अगर डाल देते तो भी हमें हमारे ट्रेडर्स को या हमारे व्यापारी वर्ग को, वीवर्स को, एम्ब्रॉयडरी वालों को किसी को वांधा नहीं होता। परंतु इसकी जो पद्धति, जिस तरीके से 18% टैक्स यार्न पे डालने के बाद सारी चैन के अंदर 5% टैक्स जिस तरीके से उन्होंने डाला है, उससे निश्चित रूप से, क्योंकि अनरजिस्टर्ड इस समय बल्क ऑफ क्वांटिटी रोज़गार ज़्यादा है, गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, घरेलू महिलाएं, घरेलू वर्क करने वाले ज़्यादा है, प्रोसेस हैंड प्रोसेस वाले लोग ज़्यादा है। तो और जो इस घटक से जुड़े हुए हैं, सूरत की पॉपुलेशन में 20 लाख तो लेबर यहाँ आकर वर्क करती है। इन सब को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग अनरजिस्टर्ड रहने वाले हैं, जीएसटी के नंबर नहीं लेने वाले हैं। तो जो ट्रेडर जीएसटी से व्यापार करना चाहेगा वो कहीं ना कहीं चैन में फिट नहीं होगा, और चैन में फिट नहीं होगा या तो उसको अपना टैक्स भरना पड़ेगा, या उसके प्रॉफिट का बार बार अपने रेशियो पे अपना प्रॉफिट बढ़ा करके और लास्ट प्रोडक्ट पे उपभोक्ता से ज़्यादा पैसे वसूल करने पड़ेंगे, उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो दूसरे कंपोजिट व्यापार करने वालों के लोगों के सामने 70% ट्रेडर जो एक मध्यम श्रेणी के हैं, उनकी रेट ज़्यादा गिरेगी और वो बाज़ार में कपड़ा नहीं बेच पाएंगे। साथ ही हमारा कपड़ा ऑल इंडिया के अंदर छोटे से छोटे गाँवों में जा कर के बिकता है, जहाँ पे वो व्यापारी, उसके बीच में भी 4 तरीके की चैन चलती है कि पहले हम लोगों ने आड़तीय को दिया, आड़तीय ने वहाँ से होलसेलर को दिया, फिर सेमी होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर फेरी वाले के पास गया। तो ये पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड है अपना बिजनेस। तो ऐसे छोटे छोटे गांव जहाँ से हमें अगर हमारे आड़तीय को, हमारे रीसेलर को, होलसेलर को भी अगर पैसा वसूल करना होगा तो वो भी उसमें कहीं ना कहीं वहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो भी चैन वहाँ फैल होंगी। कहने का मतलब है कि हम जो कपड़ा बनाएंगे उसमें भी अनरजिस्टर्ड लोग रहेंगे, हम जिनसे व्यापार करेंगे वो भी अनरजिस्टर्ड लोग रहेंगे। जब इतने बल्क 10 करोड़ लोग इस व्यापार से जुड़े हैं और वो सारे उसमें 70% अनरजिस्टर्ड रहने वाली स्थिति है, या उनको अशिक्षित होने से इतना नॉलेज नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, तो सरकार को वन टाइम, जो पिछले 6 दशक से सरकारें जो टैक्स लेती आई है, हमारी मांग यही थी कि आप यार्न पे टैक्स ले लीजिए। उस यार्न पे टैक्स लेने के बाद में सारी चैन जो ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाती है, जिसमें महिलाएं, अपने घरेलू बुटीक वाली महिलाएं हैं, या छोटे मोटे लोग जो अपना खाली रोजगार पैदा करके आजीविका चलाते हैं, उन लोगों को आप इससे फ्री रखिए, इतनी फॉर्मेलिटी में मत डालिए। इतनी कागजी कार्रवाई और इंस्पेक्टर राज में अगर आप डाल दोगे तो आने वाले दिनों में जो आदमी स्वतः अपने प्रचुर मात्रा में रोजगार खुद पैदा कर लेता था, उसमें उसका हाथ धोना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी और हमारे यहाँ से व्यापार निश्चित रूप से खराब होगा। જીએસટીને લઈને જે પ્રકારનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, અને આ વિરોધમાં દેશભરની જે કપડા મંડળી છે એ પણ સાથ આપી રહ્યા છે। આપણે રંગનાથ પાસેથી જાણીએ કે આ જે લડાઈ છે એમાં જે ઇન્ડિયાની જે ઓલ લેવલ પર જે ટેક્સટાઇલ મંડળી છે તે કઈ પ્રકારનો એમને સાથ આપી રહી છે। मैडम, पहले तो मैं ये बोलता हूँ, जीएसटी कानून इतना टिपिकल है कपड़ा व्यापारी के लिए कि कपड़ा व्यापारी इसमें उलझ के रह जाएगा। वो कानूनी पचड़े में ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि आज सूरत में ऐसे छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जैसे कि एकल व्यापारी है जो खुद काम करते हैं, खुद मुनीम है, खुद सारा काम करते हैं, उनको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सीए को रिटर्न भरने के 37 रिटर्न भरना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी बात ये होगी कि अलग अलग स्टेट में, यहाँ सूरत इंटरनेशनल मंडी है तो अलग अलग स्टेट से व्यापारी आते हैं। अगर 2 स्टेट के अलावा अगर आप तीसरे स्टेट में काम करते हो तो इतने रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, और अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से काम करते हो तो वो सारी लाइबिलिटी भी सूरत के कपड़ा व्यापारियों को आएगी। मेरे को लगता है कंपोजिट यूनिट वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और छोटे छोटे व्यापारी है उनका अस्तित्व खतरे में आएगा। धीरे धीरे वो निकलते जाएंगे और 50% व्यापारी छोटे छोटे इसमें ख़त्म हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। रंगा जी, ये जो आपकी लड़ाई है उसमें ऑल इंडिया का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? देखो, ये लड़ाई सभी कपड़ा व्यापारियों की है। ऑल ओवर इंडिया की सारी मंडियाँ इसके साथ जुड़ी है, क्योंकि टैक्स की जो पद्धति है, जो रिटर्न की पद्धति है, उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। इस कपड़े के व्यवसाय में अशिक्षित ज़्यादा है, फेरी वाले हैं, घर में कपड़ा बेचने वाली महिलाएं हैं, घर में बेचने वाले हैं, तो ऐसे वो व्यापारी इतने शिक्षित नहीं है, वो इस लाइन में नहीं आ सकते। तो इनको अभी क्या करना चाहिए कि पिछली सरकार जैसे सर्विस टैक्स लाई, तो सर्विस टैक्स में क्या सिस्टम था, पहले 10% आइटम पे सर्विस टैक्स लाई, फिर धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ता कि आज ये पोजीशन है कि सर्विस टैक्स
चंद चीज़ों को छोड़ के बाकी सब जगह लागू है। तो सरकार को अगर जीएसटी लागू करना, हम ना नहीं बोलते हैं, आपको टैक्स डालना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, फिर भी आपको लागू करना है तो हमको 2 साल बाहर रखिए जीएसटी के दायरे से ट्रेडर को, और हम भी समझ जाएंगे, हमको यान वाले भी समझाएंगे, प्रोसेसर भी समझाएंगे, और हम भी लाइन में आ जाएंगे, मैन्युअल छोड़ के हम भी कंप्यूटर पे आ जाएंगे। राजू भाई, जीएसटी ने लઈને તમારું શું મંતવ્ય છે? आज बस बंद है, कल बंद है और अभी सभा हो रही है। सभी ताराचंद जी के नेतृत्व में हम साथ में आंदोलन कर रहे हैं। તારાચંદ જી, રેલી અને એક મહાસભાનું અને બંધનું પણ એલાન છે, તો કઈ રીતનું આયોજન થયું છે? रैली में तो आज पूरा रिंग रोड बंद है, शाम को 4 बजे सब व्यापारी, स्टाफ, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की बहनें, उनके आदमी लोग, कर्मचारी लोग सब आ रहे हैं। उसके अलावा मार्केट के लोग जो व्यापारी हैं वो सब आएंगे। बहुत बड़ी जंगी रैली हो रही है। कल पूरा देश के अंदर ऑल इंडिया का एसोसिएशन का, हमारा सूरत के जो हम लीडरशिप लेते हैं, हम लोगों ने ऐलान दिया बंद का। पूरे भारत में कपड़ा उद्योग ने, पूरा भारत के कपड़ा व्यापारी बंद रखेंगे। उसके बाद में 16 तारीख से लेके फिर 26 तारीख तक हम लोग ऑल इंडिया के आगेवान लोग कपड़ा के दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में सब वापस सरकार को एक बार रजूआत करेंगे। 18 तारीख की अभी जो जीएसटी की काउंसिलिंग है उसके अंदर में एक बार और वापस समझाएंगे। एक प्रतिनिधिमंडल आज वापस आया दिल्ली से जाकर, कल एफएम को मिले थे, अरुण जेटली साहब को, अर्जुन मेघवाल जी को मिले थे। आज हमारी आम सभा है, कल बंद है। 16 तारीख को फिर हम दिल्ली जाएंगे। ऑल इंडिया के लोग 8 दिन वहाँ दिल्ली में रहेंगे, वहाँ रजूआत करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया का ऐसा विचार है कि भाई नहीं तो फिर अनिश्चितकाल का भी बंद आ सकता है। अभी नक्की नहीं है, वो बाद में नक्की करेंगे। ગજેન્દ્રજી, તમારો શું મંતવ્ય છે જીએસટીને લઈને? जीएसटी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा काम एजेंसी का, ब्रोकरेज का। हम लोग बाहर गांव बिजनेस करते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, साउथ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह। तो हम लोगों का जो कपड़ा यहाँ से जाता है, वो कपड़ा वहाँ पे जाने के बाद में हमारा जो पेमेंट आने की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी पेचीदगी है। हर स्टेट से 3 से 4, 5, 6 महीने, 7 महीने में पेमेंट आता है। इसके अंदर 3 महीने का जो टैक्स बेनिफिट उसका दिया है रिबीट का, अगर वो नहीं आता तो उसका रिबीट हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो जो हम व्यापार कर रहे हैं उसके जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा, जितना हम कपड़ा मार्केट से एम्प्लॉयमेंट जो देते हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक कपड़ा मार्केट से 60 से 70 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो लैप्स हो जाएगी, इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। उसके अंदर हमारी महिलाएं, जो सरकार इस महिलाओं को भी ज़्यादा महत्व देती है, कहीं ना कहीं वो भी बेरोजगार होगी। सरकार ने बिना अध्ययन किए इसको लागू किया है। पहले भी पूर्व में सूट बूट की सरकार कहा गया है। मैं पुनः आरोप लगाऊंगा कि वाकई सूट बूट की सरकार है, क्योंकि ये अध्ययन उन्होंने बिना किए हुए जनता के बीच में बिना गए, उन्होंने लेसन नहीं किया, गृह कार्य पूरा नहीं किया, और उन्होंने इस टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर में 5% की जो प्रणाली लाई है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं उसका पूर्ण विरोध करता हूँ। क्यों कि अगर आपको इंडस्ट्री के लेवल से सोचा इन्होंने तो सूट बूट की सरकार के हिसाब से सोचा। उनको ये सोचना चाहिए था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये हमारी कई पार्ट के अंदर इसका प्रोसेस होता है। कपड़ा ग्रे आता है यान से लेके जब हमारा फिनिश होकर जब बिकने तक जाता है, 7 से 8 स्टेज के गुजरने के बाद में वो कपड़ा तैयार होता है। अगर इनको टैक्स ही चाहिए सरकार को, हम टैक्स से नहीं मुकर रहे हैं, हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, हम भी इस देश की भागीदारी के अंदर इसकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। और कपड़ा मार्केट के सूरत के अग्रणी तो हमेशा रहे, दानदाता माने जाते हैं। तो इसके लिए मेरा ये सरकार से सुझाव है, हम तो सुझाव दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हम बिजनेसमैन, व्यापारी हैं, गांधीवादी आंदोलन करेंगे हमें दूसरा तो कुछ आता है नहीं। तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि या तो आप फर्स्ट स्टेज पे लगा दीजिए या अंतिम स्टेज पे लगा दीजिए। मेरा इतना ही निवेदन है सरकार से। तो एक ये भी हम जानना चाहेंगे चंपालाल जी से कि जो छोटे व्यापारियों को खास दिक्कत हो रही, तो हम उसे पूछेंगे कि छोटे व्यापारियों को किस प्रकार से जीएसटी से नुकसान होने वाला है। देखिए, मैं सूरत कपड़ा बाज़ार की एक स्थिति को और बता दूं कि कपड़ा बाज़ार का जो सीजनल बिजनेस चलता है, जैसे दीपावली आया, रक्षाबंधन आया, तो हमारे यहाँ करके ये निश्चित नहीं है कि हमारा ग्राहक तय रहेगा। कई बार हम आप सीजन जैसे आती है, हमारे व्यापारी उसमें तो 100-200 पार्सल एक्स्ट्रा बना करके और बिना किसी नाम की सेल्फ की बिल्टी हमारे दलाल एजेंट को भेज देते हैं, और वो वहाँ जैसा माहौल होता है उस हिसाब से व्यापारी को माल बेच देता है। तो जब हमारे पास हमारे को ये भी तय नहीं रहता है कि हमारा व्यापारी कौन होगा, तो हम किस तरीके से उसका जीएसटी का बिल बना करके उसे टैक्स कलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें दलाल के भरोसे 100-200 पार्सल
पार्सल हम बिना सेल्फ की बिल्टियाँ बना करके उसको भेज देते हैं अलग अलग मंडियों में कि भाई आप जो सी सीजन हो वैसा व्यापारी को बेच करके और उसका पैसा हमको भेज देना। तो इस तरीके से इस व्यापार में पूरा साख का बिजनेस है, यानी उधारी का बिजनेस है, एक दूसरे की गुडविल का बिजनेस है, जिसमें हमारा कई बार कस्टमर उपभोक्ता तय नहीं रहता है कि हमें माल इसको भेजना है। तो इस तरीके के विश्वास की पोजीशन में जो सेल्फ मंडी और प्रोटेक्शन की मंडी की वजह से हमारे व्यापारियों को मोस्टली इस तरीके का व्यापार करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि जब हमारा ग्राहक ही तय नहीं है तो उसकी किस तरीके से हम सैंडविच लेंगे और किस तरीके से टाइम पे भरेंगे, ये अनिश्चितता का दौर है। उसके साथ साथ हमने कल फोस्टा ने फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के 125 MPs को हमारा अपना जो मेमोरेंडम हमने कल गांधीनगर दिल्ली के अंदर वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को तथा संतोष जी गंगवार को दिया, वही मेल हमने 125 MPs को अलग अलग तरीके से किया है कि ये प्रॉब्लम खाली सूरत की नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑल इंडिया के हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव में बैठे हुए टेक्सटाइल के बिजनेस करने वाले एक ट्रेडर की है। उसकी आवाज़ को भी आप आवाज़ बन करके और भारत सरकार की कानों में ये बात बोलिए कि मेरा गांव का भी एक छोटा सा ट्रेडर इससे दुखी होगा, वो हमारी आवाज़ बने। उस आवाज़ से अगर अरुण जेटली जी इस पे ध्यान केंद्रित करके और सरलीकरण ला करके वन टाइम टैक्स अगर यहाँ पे देते हैं तो ही कपड़े के साथ में न्याय होगा, अन्यथा ये उद्योग निश्चित रूप से बेरोजगारी की तरफ जाएगा। ललित जी, ये बताइए कि आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मैडम ये मांग है कि वस्त्रदाता जो कपड़ा बाजार वस्त्र देता है, अन्नदाता किसान पहले से ही रो रहा है, सब आंदोलनरत है, बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। और जब रोटी कपड़ा और मकान की जो तीसरी ज़रूरत, जो दूसरी ज़रूरत कपड़े की है, अगर वो कपड़ा व्यापारी भी इस तरह रोने लग गए और वही स्थिति इनकी आ गई तो वो खाली एक GST उसका कारण बनेगी। और पहले भी आप जब पता है कि एक्साइज के दौर के अंदर यहाँ इंस्पेक्टर राज था, वो फिर से एक प्रकार से लादा जा रहा है। 2002 में यहाँ पे बहुत भरपूर आंदोलन हुआ था और उसके अंदर वो हटाया गया था। और वही वापस जो सरकार इसका विरोध कर रही थी, जिस सरकार के अंदर जो अभी है वो सब विरोध कर रहे थे GST का, वो आज अगर GST लगा रहे हैं और बिना किसी मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर अध्ययन करे बगैर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और मेरे हिसाब से GST नहीं लगनी चाहिए। GST से कपड़ा बाज़ार बिल्कुल पायमाल हो जाएंगे लोग, है वो कपड़ा बाज़ार के अंदर बेरोज़गारी आ जाएगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे तो देश में अराजकता बढ़ेगी। और जो हालत किसानों की आज हो रही है वो हालत ये यहाँ नहीं हो जाए। रावण है वो अही रावण होने की स्थिति में हो जाएगा। जो पैसे वाला है और ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, जो मध्यम स्तर का है वो BPL की श्रेणी में आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का व्यक्ति फिर से गरीबी के दौर के अंदर गुजरे। हम तो भारत माता का परम वैभव चाहते हैं और परम वैभव के लिए जो ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समृद्ध व्यापार। और समृद्ध व्यापार इस तरीके से नहीं होगा। अगर टैक्सेशन लगाना है तो उसकी प्रणाली सरल होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो આ હતા ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ અને તેઓ GSTથી મનાઈ નથી કરતા, પણ GSTનું જે પ્રકારની એની પ્રોસેસ છે જેમાં બધા જ વેપારીઓને કે નાના વેપારીઓ હોય કે એમ્બ્રોઇડરીના કારીગરો હોય દરેકને આવરી લેતા અને જે પ્રોસેસ લેન્ધી અને અટપટી બનાવી દીધી છે તેના કારણે વેપારીઓ GSTનો આટલો વિરોધ કરી રહ્યા છે। એ લોકો ટેક્સ કે GSTથી મનાઈ નથી કરતા, પણ જો સરકાર એના ઉપર ધ્યાન આપે તો જે કરોડોનો જે બિઝનેસ ગણાય છે અને સુરતની જે શાન ગણાય છે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ તે પાયમાલ થતા બચી જશે। અને તમે જોઈ શકો છો કે અશોકા ટાવરમાં જે પ્રમાણે વેપારીઓ પોતાનો વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે અને તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે આ વિરોધમાં દરેક વેપારીઓ જોડાઈને પોતાનો આક્રોશ દર્શાવી રહ્યા છે। ઠેર ઠેર માર્કેટોની અંદર GSTના વિરોધના નારા પણ લાગી રહ્યા છે અને બેનરો પણ લગાવવામાં આવ્યા છે। અને જે પ્રમાણે વેપારીઓનો જે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, વેપારી એકતાના જે નારા લાગી રહ્યા છે અને GSTને હટાવવા માટેના પણ જે નારા લાગી રહ્યા છે તે ખરેખર છે। કારણ કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ એવો ઉદ્યોગ છે કે જ્યારે 2008માં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી આવેલી હતી ત્યારે આ જ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગે લોકોને ટકાવી રાખ્યા હતા। તો સરકાર આના પર ધ્યાન આપે તેવી વેપારીઓની અને નાના વેપારીઓની, કારીગર વર્ગની અને મજૂર વર્ગની દરેક જ અપીલ છે। વાત કરીએ છીએ કેમેરામેન સૈયદ। આપણું શહેર ધબકતું સુરત, વિકાસશીલ શહેર, ઉદ્યોગ અને વિકાસની નગરી, ક્યારેક ચડતી ક્યારેક પડતી છે સંઘર્ષની ગાથા। उत्सवों नी छे मौज,
દિવસભરની ઘટનાઓના સમાચાર જુઓ પ્રાઇમ ટાઈમ ન્યૂઝમાં રાત્રે 9 કલાકે।